हेलो बहन। हेलो। बहन, हाँ हियर मी। सर। हाँ हाँ हाँ, सर। आ गए। जी जी सर। और जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको ज्वाइन करा लीजिए। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, आशीष जी। जी सर, जी सर। और देखिए, अगर आ जाए तो आई, अगर मैडम अग्रवाल आई कि नहीं अभी? नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा है। देखिए, कुमुद जी को अगर नहीं आना है तो वो आ जाए तो फिर स्टार्ट कराया जाए। हाँ, कुमुद मैम का मैसेज मैं चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट को मैं कॉल करके हाँ। पूछ रहा हूँ। सर, मैम का मैसेज है कि उनका थोड़ा-सा मुश्किल है जॉइन कर पाना। अच्छा, तो आप जो है वो आ गई हैं मैडम, जी, आप जी, जी। इंट्रोडक्शन दीजिए। जी सर। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि जो ये प्लेटफॉर्म है एडवांसेस इन साइकोलॉजी, जिसमें जो डॉक्टर प्रमोद कुमार सर ने स्टार्ट किया है कि हम जो नए रिसर्च इनोवेशंस हैं साइकोलॉजी फील्ड में और कैसे उसमें एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, उनको लेकर के जो सर का इनिशिएटिव है, उसी इनिशिएटिव को फुलफिल करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल मैम। वैसे तो ये नाम इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं, क्योंकि शायद ही कोई ऐसी साइकोलॉजिकल फ्रेटर्निटी हो या शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो चीनू मैम के बारे में ना जानता हो। पर जो लोग अवेयर नहीं है उनके लिए वैसे तो जितना मैम का इंट्रोडक्शन दिया जाए वो कम है। स्टिल मैम का क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैम ने पीएचडी किया हुआ है साइकोलॉजी में, और मैम को लीडिंग साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया है, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से उनको अप्रिसिएशन भी मिला है उनके वर्क के लिए। इंटरनेशनली सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट, करियर काउंसलर, ह्यूमैनिटेरियन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। मैम ने बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में वेबिनार्स, टॉक शोज डिलीवर किए हुए हैं, और मैम फाउंडर डायरेक्टर हैं फीलिंग माइंड्स की, और मैम ट्रस्टी हैं एनजीओ हेमा फाउंडेशन। मैम के बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं जिसमें वो रिलेशनशिप काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग एंड डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में ट्रेनिंग मैम प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये मैम का प्रोफाइल इतना बड़ा है कि उसके लिए टाइम बहुत छोटा पड़ जाएगा। सो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हम लोगों के साथ अपने वैल्यूएबल इनपुट्स रिसर्च एंड इनोवेशन फील्ड में जो हमारा आज का टॉपिक है उस पे आगे प्रोसीड करें और हम लोगों को मार्गदर्शन करें। चीनू मैम, ओवर टू यू। नमस्कार, थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय श्रीवास्तव सर का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म पर बात करने के लिए, डॉक्टर प्रमोद कुमार सर का, आशीष जी का जिन्होंने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन किया, और सारे अटेंडीज का। रिसर्च एंड इनोवेशन पर बात करूं या इंडियन साइकोलॉजी पर बात करूं, या इंडियन साइकोलॉजी में रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर बात करूं?
मैडम आप दोनों पे बोल सकती हैं थोड़ा थोड़ा, कोई ऐसा वो आपको बंधन नहीं है। जी इनोवेशन में यह है कि अपडेट इन साइकोलॉजी हम लोगों का टॉपिक है एडवांसेस में, तो थोड़ा उसमें अच्छा रहेगा, नई नई मेथोडोलॉजी, नया कलेक्शन, नया वो। जी देखिए, मेरी जो ट्रेनिंग हुई वो मुख्यतः रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी में हुई थी। इनिशियली रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इनको पैनेशिया माना जाता था हमारे देश में और बाकी देशों में भी, जहाँ पर लगता था कि एनी साइकोलॉजिकल इशू और डिसऑर्डर और any emotional upset is basically caused by some or the other cognitive error. कोई विचार की त्रुटि है जिसकी वजह से भावनात्मक तौर पर हम परेशान हैं, और अगर हम इस कॉग्निटिव एरर को आइडेंटिफाई कर लेंगे, इसको हम एग्जामिन कर लेंगे, इवैल्यूएट कर लेंगे, और हम अगर इसको रिप्लेस कर देंगे एक नए इफेक्टिव थॉट से, तो हमारी जो इमोशनल प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। इस आइडियोलॉजी को लेकर वेस्टर्न साइकोलॉजी बहुत दिनों तक चलती रही, पर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इट इज नॉट अ पैनेशिया आफ्टर ऑल. There are certain things which are there in our environment, which are there in our culture, which are there in our circumstances, which are there in our situations, which are there in our personalities, which are invariably affecting us, and it is not only the thought. And so a new thought was born, which was that psychology cannot be culture blind. And so now we are talking about cross-cultural psychology. We are talking about research and studies based in culture. We are studying religion, we are studying spirituality. And now we have something called as third wave psychotherapies. मेरा सौभाग्य है कि थर्ड वेव साइकोथेरेपीज को सीखने का मुझे मौका मिला, अवसर मिला, और मैंने एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, माइंडफुलनेस बेस्ड अप्रोचेस, इन सब में प्रशिक्षण हासिल किया। और मुझे जब मैं ये सब पढ़ रही थी, ये सब सीख रही थी, तो बार बार मेरा ध्यान जाता था भारतीय शास्त्रों के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर, गीता के ऊपर, और मुझे लगता था many of the principles that we are talking in third wave psychotherapy are derived from what we have been talking in India since ages. But the problem is we never sat back, we never brainstormed, we never gave that kind of research input and effort to conduct researches on these ideas, which was left to people from the West again. और इसलिए आज की तारीख में आपकी विपश्यना को वहां ले जाकर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स माइंडफुलनेस अप्रोचेस के ऊपर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है, पर आपके यहाँ कुछ नहीं। आज सेल्फ एज अ कॉन्टेक्स्ट बोला जा रहा है एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी के एक कोर प्रिंसिपल में, पर अगर आप दृष्टाभाव की बात करते हैं तो वो एक ट्रेडिशन की बात कहलाती है, ना कि साइंस की या एविडेंस की बात। इसमें कमी हमारी है कि हमने इंडियन साइकोलॉजी को उस तरह से ना समझा, ना पढ़ा, ना हमने उस तरह से उसके ऊपर शोध किए, ना हमने कभी रैंडमाइज कंट्रोल
ट्रायल्स किए, ना कभी हमने एक्सपेरिमेंटेशन किया, ना ही हमने इसको इस तरह से प्रस्तुत किया कि ये लोगों के काम आ सके। तो जब हम रिसर्च एंड इनोवेशन और इंडियन साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो मेरा ये मन रहा कि इंडियन साइकोलॉजी पहले है क्या? Indian psychology should not be misunderstood as the psychology of Indians. It is the psychological ideas inherent in our references, in our ancient scriptures, which should be brought out. So मनोविज्ञान मन का विज्ञान है और मन को परिभाषित किया गया, मन की अनेकों तरह की व्याख्याएं अगर हम कोई भी उपनिषद उठाकर पढ़ते हैं, कोई भी वेद उठाकर पढ़ते हैं, हम गीता उठाकर पढ़ते हैं, यहाँ तक कि हम महाभारत के शांति पर्व को भी अगर देखते हैं तो बहुत ही सुंदर तरीके से एक संवाद हो रहा है भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच में, और वो मन के 9 गुण और बुद्धि के 5 गुण बता रहे हैं युधिष्ठिर को, और वो इतना सामयिक है, इतना रेलिवेंट है कि जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि इतना ज्ञान सदियों से हमारे यहाँ मौजूद था, तो हमने इस मन के विज्ञान को कभी वहां से क्यों नहीं उठाया, उस लेंस से क्यों नहीं देखा। अगर हम स्टोइसिज्म की बात करते हैं, अगर हम स्टोइक फिलोसोफर्स की बात करते हैं, अगर हम मार्कस ऑरेलियस की बात करते हैं, अगर हम एपिक्टेटस की बात करते हैं, और अगर हम ये कहते हैं कि एरन बेक एंड अल्बर्ट एलियस वेर influenced by Stoic philosophers, and they were inspired by the statement that it is not the event, not the situation, not the incident, not the circumstance, but what you think about it, that is the cause of the emotional upset. तो हमने इसी वाक्य को गीता में कभी क्यों नहीं पढ़ा? जो हम दूसरे अध्याय में गीता के देखते हैं, एज इट इज लिखा हुआ है कि आपका जो सोच है, आपका जो विचार है, वो निर्धारित करता है आपकी भावनाओं को, और ना कि सिचुएशन, ना कि इंसिडेंट। तो हमने क्यों नहीं ये कभी कहा कि ये विज्ञान तो हमारे यहाँ मौजूद है? जब मैं गीता को देखती हूँ तो मुझे दिखता है कि एंगर मैनेजमेंट का मॉडल दिया है गीता में। मैं देखती हूँ कि हमको ये समझाया है कि मन कैसे परेशान होता है। तो उन्होंने बताया कि राग और द्वेष है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ऑल दोज थिंग्स दैट यू लाइक, अगर उस हिसाब से नहीं होता है तो मन परेशान है। ऑल दोज थिंग्स दैट यू डिसलाइक, अगर उस हिसाब से होने लगता है तो मन परेशान है। तो कैन वी डू समथिंग टू ब्रिंग दीज प्रिंसिपल्स टू द फोर and not only apply them in the context of our Indian clients, in the context of people whom we are meeting on a day-to-day basis in our clinics? डॉक्टर अरुणा ब्रूटा ने एक बार मुझे कहा था कि एक ना मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए और उनकी जो सास थी वो बहू से बहुत नाराज रहती थी। तो सास ने बोला कि ये जो है मेरी कुछ सुनती नहीं है। तो क्या नहीं सुना, तो मंगलवार को बच्चे को वैक्सीन लगवाने ले गई। मैंने कहा कि मंगलवार को नहीं ले जाते, बुधवार को ले जाओ, सोमवार को ले जाओ। तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो बहू का कहना है कि मैडम उस क्लिनिक पे वैक्सीनेशन होता ही मंगलवार को है, इनको समझाए कौन, इनको कौन बताए कि तुम्हारे हिसाब से वैक्सीनेशन बूथ नहीं लगता है,
तो डॉक्टर के हिसाब से लगता है। तो डॉक्टर अरुणा ने कहा, in spite of all my education in America, there was nothing I had to help these two people. और मैंने क्या किया, मैंने बोला कि तुम ऐसा करना, मंगलवार को जब तुम वैक्सीनेशन कराने जाओ तो एक काला टीका काजल का कान के पीछे लगा के ले जाना, तो कोई तकलीफ बच्चे को नहीं होगी। इस बात से सास भी राजी हो गई और बहू भी राजी हो गई। अब यही अगर केस किसी वेस्टर्न साइकोथेरेपिस्ट के पास जाए तो वो उनके लिए तो ये बड़ा इरेशनल सा सोल्यूशन है। वो तो बोलेंगे कि भाई ये क्या बात हुई, इट इज सो इरेशनल, आप तो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही हैं, आप तो ऐसा कोई बात बता रही हैं जो किसी साइकोलॉजिस्ट को कभी बताना ही नहीं चाहिए। अ साइकोलॉजिस्ट शुड बी कल्चर न्यूट्रल, बट शी सेड culture neutral doesn't mean culture blind. And this case of Dr. Aruna Bruta was quoted by the American Psychological Association in one of their articles. And so now I think we should be looking very closely at how to integrate the cultural background, the tradition, the belief systems, the kind of upbringing that people have had, their environment, the influences that they have on, their thinking, their opinions, also into the therapy session. We cannot avoid them, and I think this needs a lot of investigation, lot of empirical study. And now, finally, in psychology, we are moving from quantitative studies to qualitative studies, where we are giving importance to the subjective lived experience of the individual. We are not discarding it. We are not saying that, एक आप वो भर दीजिए फॉर्म और उसमें जो स्कोर आएगा उसी के हिसाब से तो हम रिसर्च कर पाएंगे। वी आर सिटिंग विद पीपल, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम, वी आर ट्राइंग टू डू अ इन-डेप्थ interview to understand what a person who is suffering from OCD going through, and how is it different from another person going through it in a different culture. And so finally, we have come about with methods which are relevant to our culture. And recently, while preparing for the conference which we are going to attend in Prague this year, we interviewed lots of people who have never been studied in psychology by psychologists, and whose experiences are of paramount importance to understand. So, NCRB data of 2021 gave us an idea of how the phenomena of suicide is a sweeping phenomena across the country, and more than 1 lakh people die by suicide in a year in a country like ours, and this figure was again repeated in 2022. I asked this question to myself. If I am doing work as a psychologist in this country, why is it not impacting real people out there? Why are these suicides not prevented? अगर हमारे होते हुए लोग मर रहे हैं, अपने आप को मार दे रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं फील्ड में? और जब इसका एनालिसिस किया उन्होंने, एनसीआरबी ने, तो पता चला 74.87 people who died by suicide were men. And when we look around, nobody is talking about men. Nobody is talking about men's mental health. Nobody is talking about the
particular issues that men bring to the table, the traditions, the stereotype that men have to go through, why they are not seeking help, what is preventing them to come and talk about their problems. And then further analysis revealed 25% of all the men who died by suicide last year were laborers. Which laborer is going to come to your office paying a fees of 3,000 rupees per session? Is it not relevant? Is it not important for us to go and understand their plight, their pain? What is it that they are going through? What is it that they want help with? And which laborer in your country is going to understand the principles of rational emotive behavior therapy, for God's sake? And so we need to study how we can bring out what is relevant, what is useful, what is helpful for them, which comes from their own universe. The conversations that they will be able to relate to, the conversations that are palatable for them. जब हम बचपन में एनवायरमेंटल साइंस पढ़ते थे तो पानी के बारे में कहा जाता था कि समुद्र का पानी जो है वो समुद्र में इतना पानी तो है पर वो पीने लायक नहीं है. इट इज नॉट पोर्टेबल वाटर. इसी तरह से डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि बहुत सारे खाने इसलिए सीमित खाने चाहिए क्योंकि वो डाइजेस्टेबल नहीं है, वो आपको सूट नहीं होते. तो जो विचार हैं, जो आपके साइकोथेरेपेटिक इनपुट्स हैं, वो क्या जिसके साथ हम काम कर रहे हैं उनके लिए पोर्टेबल है, पैलेटेबल है, डाइजेस्टेबल है? क्या उनकी भाषा है, क्या उनकी परिस्थिति है, क्या उनकी स्थिति है, क्या उनका इंटेलेक्चुअल लेवल है, क्या उनका बैकग्राउंड है? बिना वो समझे कोई भी साइकोलॉजिकल रिसर्च इनोवेशन काम नहीं आने वाला unless we consider all these things while formulating the inputs. And so in my own practice, I have had the privilege of listening to Dr. Nosrat Pezeshkian once. He was invited for a program in WIMHANS, विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड साइंसेस जो दिल्ली में है. वहां पर उनको इनवाइट किया गया था. वो एक ईरानियन साइकोथेरेपिस्ट हैं जो बहाउल्लाह रिलीजन को बिलोंग करते हैं, बहाई रिलीजन को. बहाउल्लाह उनके प्रॉफिट है. बहाई टेम्पल आपने सुना होगा, लोटस टेम्पल जो दिल्ली में है वो बहाई रिलीजन का है. तो डॉक्टर नोजरत पेशेशकियन ने एक किताब लिखी एनेक्डोट्स पर, बहाउल्लाह की कहानियों पर. और उन्होंने कहा कि ये जो कहानियां हैं ये मुझे साइकोथेरेपी में बहुत यूजफुल लगती हैं, क्योंकि जब मैं इन कहानियों के माध्यम से अपने क्लाइंट से बात करता हूं तो वो तुरंत मुझसे रिलेट करते हैं. उस किताब का नाम है ओरिएंटल स्टोरीज. बहुत ही छोटी सी पर बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटी छोटी उसमें कहानियां हैं. तो वो किताब भी वहां पर जो उनका वर्कशॉप हुआ था तो उसमें स्टॉल में रखी हुई थी, तो मैंने वो किताब खरीद ली. वो किताब को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा, हे भगवान, हमारे यहाँ कितना बड़ा खजाना है स्टोरीज का. वी आर not even thinking about them as psychotherapeutic tools. Whether it is the Panchatantra, whether it is the Jatak Kathaएं, whether it is the Hitopdesh, whether it is the, the Som Charitra, whether it is the mythological texts that we have, कितनी कहानियां हैं जिनका पोटेंशियल हो सकता है
थेरेपेटिक अलायंस एस्टैब्लिश करने में, थेरेपेटिक इनपुट देने में, और जिनके प्रिंसिपल्स जो स्टोरीज हैं उनके अंदर बिल्कुल अलाइन करते हैं जो हम बात करना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ. एंड सो आई रोट अ पेपर विच गॉट अ बेस्ट पेपर अवार्ड, indigenous stories as psychotherapeutic tools. And these stories, then I started using more and more with my children and adolescent clients. I think this can become a vehicle for giving palatable therapeutic inputs to our clients. And so, for the children and adolescents, when we look at these stories, we select them carefully, we align them with the principles that we want to bring out. For the geriatric population, when we talk about the Ramayana or the Gita, sometimes it's just a breakthrough moment where they realize क्या मिस हो रहा था, कहाँ क्या हो रहा था, and immediately they are into therapy receiving, they are into the therapy discussing, they are into the therapy revealing. And so the three principles of discovering what they are going through, being able to put it out, bring it out, being able to then disclose it, and being able to distill it. So discover, disclose, and distill. These three things, if we are able to do with the help of something that is already present in the tradition, something that is already present in the culture, something that is already present in the environment of the client, I think can be extremely useful, valuable, and there are hundreds of researches now being conducted on cross-cultural psychology. Very soon, we are going to have a conference on autism in Curtin University, Australia, in April, which has got a full panel discussion on cross-cultural psychology, where they are saying that, how you perceive marriage, how you perceive a relationship in your religion and your culture can be very different from how we perceive it. And so, does your culture allow us to talk to you in the manner that we talk in our culture, in therapy, in couple counseling? We will have to check before we go ahead and do that with our clients. So when I talk about India as a conservative society which is evolving, we are having unique challenges. And to be able to identify these unique challenges, to be able to clarify, classify these unique challenges, we will have to first look into the backgrounds from where they are coming, from where they are emerging, and only then we will be able to offer some inputs which can help them to maybe overcome them or maybe adjust with them, adapt to them, and grow with them. So I'm really impressed by Dr. Marsha Linehan, who went to the roots, who thought that, just at the cognition level, we will not be able to do much. And so she took out some very small, very gentle, activity based, content based interventions. She brought out something called as the soothing kit, something called as the half smile and the willing hands intervention, inspired by Buddhist traditions of meditation. We have Dr. John Kabat-Zinn, who came to our country, who lived with Tibetan monks, who took back the practices of mindfulness
made them religiously neutral, and offered them to the world. I am also thoroughly impressed with Dr. Sue Johnson, who gave the world something called as emotionally focused therapy, who said that emotions are central to human beings. And if you really want to connect with human beings, if you really want to know them, there is only one place that you can go, is to see and reach their heart, connect with what they feel rather than what they say, rather than what they think. And empathetic attunement is possible only when you consider emotions as central. And she then took help of Magda Arnold, a person who gave us a detailed theory about emotions, their usefulness, how each emotion can be used, evaluated, from where it comes. The adult attachment science, which is giving us a roadmap to do psychotherapy, which is telling us that the role of parents is immensely important. और हमारे कल्चर में पेरेंट्स के साथ बात करना बहुत मुश्किल बात है। अगर आपने पेरेंट्स को ज़रा सा भी ये कोशिश करा हिंट देने की कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम विथ यू, it is really going to backfire. And so how to recruit parents into collaboration? What kind of interventions to do with them to help them? How to help them to understand that, their influences on their children are going to go a long way is something that we will have to look from our own cultural perspective. The parenting dimensions that they know of are only two. One is nurturance and one is control. They have never been exposed to any other dimension of parenting. हम लोगों को या तो बहुत स्नेह प्यार मिला अपने अभिभावकों से, या फिर हमें मिली आलोचना और अनुशासन। पर साथ में बैठकर कैसे बात हो सकती है, या बच्चों का ओपिनियन भी कभी-कभी इम्पोर्टेंट हो सकता है, रिस्पेक्ट करने लायक हो सकता है, इन्फ्लुएंस होने लायक हो सकता है, ये हमारे कल्चर में बहुत नई बात है। इसी तरह जब हम पॉजिटिव साइकोलॉजी की तरफ मुड़ते हैं, जब हम देखते हैं कि वो ये बात कर रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करिए, वो बात कर रहे हैं कि ये सारे पॉजिटिव इमोशंस हैं, तो हमारे यहाँ जब हम पॉजिटिव साइकोलॉजी के लेंस को देखना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस के एक्सप्रेशन को हमारे यहाँ बढ़ावा नहीं दिया गया। हमारे यहाँ अगर हम अपने माता-पिता से जाकर कहेंगे कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, तो बोलेंगे कि भाई क्या हो गया तुमको? तबीयत तो ठीक है? कोई चीज़ चाहिए तो नहीं? बहुत अजीब लगेगा, वियर्ड लगेगा उनको। पॉजिटिव इमोशंस को हमारे यहाँ इस तरह से वर्बली कहा जाना, एक्सप्रेस करा जाना, ये बड़ा कल्चरली कोई बहुत नॉर्मल नहीं है। कैसे हम एक एप्रिसिएशन के कल्चर को अपने यहाँ इनग्रेन कर सकते हैं? कैसे हम वो एक कल्चर ला सकते हैं जहाँ पर पॉजिटिव इमोशंस इतने ऑकवर्ड ना लगें? कैसे हम अपने कल्चरल इथोस को ध्यान में रखकर इन इंटरवेंशंस को क्रिएटिवली इनोवेट कर सकते हैं? मुझे लगता है इसकी बहुत बहुत ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, कुछ रिसर्चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक पूरा बड़ा प्रोग्राम बनाया, इमोशनल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, जो एक्सपीरियंशियल इन नेचर है, जिसमें कोई प्रवचन है ही नहीं, कोई लेक्चरिंग है ही नहीं, केवल एक्टिविटीज़ है। एक्टिविटीज़ के हिसाब से वो अपने आप ही डेलिब्रेट करते हैं, अपने आप ही उनके लर्निंग आउटकम्स को
डिस्कस करते हैं आपस में, डिस्कवर करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, और जो भी टीचर है या काउंसलर है, दे एक्ट ओनली एज फैसिलिटेटर्स इन दिस प्रोसेस to help this discovery, to assist this discovery rather than impose it or instruct it. And we are trying to do impact studies. We are trying to see whether these kind of interventions can be useful from a very young age, which can help them design a resilient self for their future, which can help them to deal with adversities in an effective way. And so I think that my take on Indian psychology is we have to now gear up, buck up to see the cultural influences, intonations, impacts. Only then we can adapt our therapeutic inputs to our unique clients who are in a unique ecosystem which is dynamic, ever evolving, and rooted in beliefs, religion, and systems which we cannot avoid. We will have to figure them in. That is the only hope for us to help people who are suffering, who are in pain, which is evident all around us. Thank you so much. I think I can take some questions now. May I come in? सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, ठीक है। जी सर। Wonderful presentation. I have to make few observations only, and I like to know how जी you सर। react to those observations, because this is not my field. जी Whatever you have जी discussed, it is mainly with clinic model. हम्म You have talked about some preventive model also. When you talk about parenting, positive parenting may prevent. That is a different thing. But I am unable to hear sir. Can anybody hear him? No, some problem with network, Dr. Saxena. I think we will have to wait for him to come in. Yes. Can I take some more questions in that time? डॉक्टर रामजी सर आपका माइक म्यूट है। Dr. Sir, may I ask some? जी sir, जी sir. Your approach is very clarify the emotion, performance, and this counseling. जी मेरा क्वेश्चन ये है मैडम कि अगर इमोशनल, जैसे आपने सुसाइड का जिक्र किया, तो सुसाइड इज ए मोर ओवर emotional disturbances or some neurological or some scientist says some hormonal disturbance may also cause the suicide. Impulses are there, they cannot rule out. So how as a psychologist we can balance between emotional intelligence and hormonal intelligence? Sir, very insightful question from your side. Let's first start with suicide as an example, and then I will go further. So when we talk about suicide, suicide in itself is a complete science. And so we have got suicidology, where we have a lot of researchers and inputs by someone called as Schneidman and a lot of scientists who have studied suicide. And so in suicide, there is a science and there is a structure as to how a person
considers suicide and then executes it. So they have found that suicide, besides all the other influences, whether it is, a depressive state of mind, whether it is a tendency, a constitutional tendency, maybe a genetic tendency, or under the influence of substances, in सबके अलावा, suicide is mainly a problem solving strategy considered by people who execute it. So, when you are in a situation which is adverse situation, आप क्या करते हो कि आप सोचते हो कि अब मेरे पास कोई भी solution नहीं बचा है इस problem को solve करने का, and so the last solution is that I should end the life itself. वो ही इसका solution. Whether it is a student who considers suicide because of failure in exams, ये भी NCRB के डेटा में बहुत evidently आया है. Whether it is a businessman, जैसे हमने देखा था कैफे कॉफी डे के जो ओनर थे, he died by suicide. So financial crisis में, और फिर उसके बाद जब वो चले गए तो उनकी वाइफ ने उस सारे डेट को रिकवर कर लिया. She managed to solve the problem in some other way. So कहने का ये मतलब है कि besides all those influences which might predispose a person for a certain ailment, whether it is a physical ailment or a emotional or mental ailment, there are certain things which can be dealt with proper, insightful, scientific, evidence-based interventions. एंड हमको उसकी जब जानकारी होगी कि किस चीज का कितना इन्फ्लुएंस है, तब मेरे ख्याल से वी विल बी एबल टू डील विद देम. ये तो हुआ एक बात. दूसरी जो बात आपने बोली, हाउ एज अ साइकोलॉजिस्ट वी कैन क्रिएट अ बैलेंस. मेरा मानना है कि वी हैव टू लुक एट PNI, साइको, न्यूरो, immunological influences, and add to it endocrinological influences. So there are scientific evidences जहाँ पर हमको पता है, जैसे for example diabetes is a very good example for this, जहाँ पर हमने establish कर लिया है researchers द्वारा कि कैसे hormonal deficiency can cause stress and lead to diabetes. कैसे diabetes can lead to stress and cause the deficiency do. So how everything is interconnected and interrelated. We cannot just cure diabetes with some kind of insulin supplements. हमको लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, हमको स्ट्रेस को भी मैनेज करना पड़ेगा. तो जब हम साइकोलॉजिस्ट की तरह बात करते हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि हम किसी भी प्रॉब्लम को चारों तरफ से घेरेंगे तभी वो हाथ में आने वाली है. किसी एक एस्पेक्ट को डील करने से सफिशिएंट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा. थैंक यू. बहुत क्लियरली आपने एक्सप्लेन किया कि हमारी अप्रोच जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए, और केवल एक एस्पेक्ट को लेकर के हम लोग अगर चलते हैं तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो न्यूरो साइंटिस्ट और जो हमारे साइकिट्रिस्ट हैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगे. जैसे कि अब ये आजकल एक नई प्रॉब्लम आ गई है, कॉन्शसनेस एंड AI. तो हाउ बी डिफरेंशिएट द कॉन्शसनेस. जैसे आपने अभी गीता के लिए एग्जांपल बताया, तो गीता में जैसे वो कहते हैं कि कॉन्शसनेस भी है और सेल्फ तब जाके सेल्फ डेवलप होता है. तो अगर ये जब अर्जुन जो है पूछते हैं सवाल तो क्यूरियोसिटी होती है, और उसके बाद वो जवाब देते हैं तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है. तो लास्ट में जो डिसीजन आता है न्यूरोलॉजिकल, हार्मोनल और सब मिला के, दैट इज सेल्फ. मतलब उन्होंने सेल्फ डिसीजन लेते हैं सब कुछ कैलकुलेट करके कि अब हमें युद्ध करना है कि नहीं करना है. तो आपने जैसे बताया कि हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, अब देखिए एक लेबर है 300 रुपए पर डे कमाता है, उसके पास पैसा भी नहीं है और घर में परेशानी भी है, कितने लोग, मगर उसको सुसाइड नहीं करता,
और एक कैफे कैफे का मालिक जिसका पैसा भी है, हैप्पी फैमिली भी है, सब कुछ है, तो देयर इज समथिंग आई कैन से द वैक्यूम in the जी without the emotional hormonal and like some lacuna is there for society, just maybe a जी impulsive thought which cannot be controlled. तो अगर इम्पल्सिव है तो देयर इज नो नीड ऑफ स्टडी ऑफ सोसाइटी, वो होते रहेंगे परसेंटेज उसके। तो अगर हम इसको इम्पल्सिव ना माने, अगर हम ये मानते हैं नहीं भाई ये हार्मोनल है, साइकोलॉजिकल है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है, तो फिर ये एक बड़ा भारी क्वेश्चन है और हम साइकोलॉजिस्ट को जी इससे निपटना होगा, इसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैडम। एक जो आपने शब्द कहा वैक्यूम, उस पे एक पूरी चर्चा अलग से हो सकती है। WHO ने डिक्लेयर किया है कि लोनलीनेस इज द नेक्स्ट पैंडेमिक. It is already overtaking the world and we can see it in our country as well. तो ये जो वैक्यूम है, सब कुछ होते हुए भी एम्प्टीनेस का एहसास कि जैसे कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है. This is again one topic that I think should be taken up separately. Okay, thanks. Dr. Ramji Lal. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. You have given me responsibility of just expressing my gratefulness to Dr. Agrawal. सर एक मिनट, एक क्वेश्चन है किसी का, जरा यस आशीष, जरा उनको तन्वी का कोई क्वेश्चन है, देखो उनका माइक हटाओ। नमस्ते चीनू मैम, आपको इतने दिनों बाद देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शायद आपको मैं याद हूँ। नमस्कार। हाँ जी। मैम मेरे मन में कई सवाल हैं, लेकिन आज आपकी बात सुन के सच में बहुत अच्छा लगा। मैं ये समझती हूँ कि जो सुसाइड वाली बात, वैसे अभी सर ने कहा कि कैफे कॉफी डे वाला, लेकिन आपकी ही पूरी स्पीच में मैंने सुना कि जो लेबर क्लास है वो भी बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सुसाइड की कोई क्लास बची नहीं है। अगर थोड़ा थोड़ा परसेंटेज हम देखेंगे तो शायद हर जगह ही डिस्ट्रीब्यूट है, किसी भी एज ग्रुप का हो या किसी भी इकोनॉमिक ग्रुप का हो, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे लगता है जो इम्पल्सिव वाली बात आई है, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कहा जाता है कि एक तो है सुसाइड और एक है सुसाइडल टेंडेंसी, कि कोई उसको करने के लिए हो जाता है, वो किसी में ही होता है, वो हर किसी में नहीं होता। तो क्या जैसे बच्चा जब स्कूल में जाता है, हाई स्कूल में आता है, 12th में आता है, यदि शुरू से ही हम उसका एक ना, जैसे एनईपी में भी शायद ये है कि काउंसलर्स की फैसिलिटी हो, हम उसका लगातार जब इवैल्यूएशन करते हैं, टीचर्स उसका कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का जो हमारा प्रावधान आ चुका है, तो हम उसके व्यक्तित्व का इतना आकलन कर सकते हैं कि जब अधिक तनाव वाले क्षण आते हैं तो बच्चे का व्यवहार कैसा हो जाता है। खासकर बोर्ड एग्जाम को ऐसे जोड़ा जा सकता है कि तनाव के क्षणों में उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, फिर उसका पूरा रिकॉर्ड देख के कम से कम क्या हम चिन्हित कर सकते हैं ना कि ये बच्चा तनाव के समय में कैसी प्रतिक्रिया देता है, ये कितना डिप्रेस होता है, कितना रेंज तक जाता है, ताकि भविष्य में जब वो सच में बड़ी जिंदगी के ठोकरों उसके बीच आएगा तो क्या उसके अंदर मतलब आत्महत्या करने की प्रवृत्ति अधिक हो सकती है। हम चिन्हित कर सकते हैं इस तरीके से, इट एज एन अर्ली डायग्नोसिस मेथड। क्या ये यूजफुल रहेगा? बिल्कुल कर सकते हैं तन्वी। और आपने जो बात बोली उसको मैं अपनी बात से जोड़कर बताती हूँ कि श्निडमैन की जो स्टडी है उसमें वो ये कहते हैं क्योंकि सुसाइड को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्यों ना हम शुरुआत से ही कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज सिखाएं, कोपिंग स्ट्रैटेजीज सिखाएं, क्योंकि एडवर्सिटी और डिफिकल्टी तो लाइफ का पार्ट है ही, वो तो आएंगी ही आएंगी। हम ये नहीं कह सकते कि लाइफ इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल, लाइफ इज गोइंग टू बी इजी, लाइफ इज गोइंग टू बी एफर्टलेस, इट इज नॉट सो। तो क्या हम शुरुआत से ही उनको प्रॉब्लम्स जब आए, जब लाइफ की अनसर्टेनिटी सामने आए, अनप्रेडिक्टेबिलिटी सामने आए, तो कैसे कोप करना है,
क्या हम कोपिंग स्ट्रैटेजीज सिखा सकते हैं? अगर ऐसा हम कर सकते हैं, तो फिर हम सुसाइड को प्रिवेंट कर पाएँगे। तो सुसाइड को प्रिवेंट केवल इम्पल्स के क्षण में नहीं करना है, उसको बहुत पहले से उसके राइट। लिए हमें मशीनरी और मैकेनिज़्म तैयार करना पड़ेगा। और जहाँ तक इम्पल्स की बात है, उसी रिसर्च में ये भी कहा गया है कि 80% ऑफ द पीपल they seek help before taking the final step. तो ये बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए कि हम सुसाइड को उस वक्त प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास सही तरीका हो, सही बात करने की हमें कला आती हो। इसलिए सुसाइड की जो गेट कीपर ट्रेनिंग है वो केवल साइकोलॉजिस्ट तक सीमित नहीं रखनी चाहिए, हर एक को देनी चाहिए। कॉलेजेस में पीयर ग्रुप्स को दीजिए, टीचर्स को दीजिए, फैकल्टी मेंबर्स को दीजिए, पेरेंट्स को दीजिए, फ्रेंड्स को दीजिए, सबको ये ट्रेनिंग दीजिए कि जब कोई ये कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं सब खत्म कर दूं, उस वक्त आप क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। मैम एक चीज Thank और you. मैं कहना चाहती हूँ, ये थोड़ा व्यक्तिगत के हिसाब से मैं जनरलाइज कर रही हूँ कि सुसाइड प्रिवेंशन में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मुझे लगता है एक बहुत अच्छी भूमिका अदा कर सकता है। ज्यादातर हम लोगों के हमारे जैसी सभ्यता में जहाँ धार्मिकता और आध्यात्मिकता बचपन से ही बच्चों में भर दी जाती है। यदि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में देखती हूँ, शायद सबके साथ ऐसा होता होगा कि जीवन में अच्छे से अच्छे जीवन जीने वाला भी 1 या 2 बार ऐसा जरूर सोचता होगा कि मैं मर जाऊं, ऐसा जीवन से तो मरना अच्छा है, या सुसाइड ही कर लूं, मैं मरने की कोशिश, या विचार कई बार हावी हो जाते हैं। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। मैं जब एनालाइज करती हूँ कि क्यों नहीं मैंने कर ली, मौके थे, सोच भी नेगेटिव हो चुकी थी, कोई साथ नहीं था, मतलब वो सारी साइकिल जो भी आती है डिप्रेशन में या होपलेसनेस में वो थी, तो आखिर क्यों नहीं मैंने सुसाइड की। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ने मुझे रोका था। जैसे एक डर था, या हमने कभी बचपन में या किसी शास्त्र में पढ़ लिया था कि मरना नहीं चाहिए, जैसे पुनः अगले जन्म में और ज्यादा उसको झेलना पड़ता है यदि आप अपने कर्मों से भागते हैं। सिर्फ एक लाइन ने, सिर्फ इस लाइन ने मुझे कभी भी मरने नहीं दिया, खुद को मारने नहीं दिया। या फिर भगवान का डर, मुझे लगता है कि इमोशंस भी पीछे रह जाते हैं, परिवार का जो सोशल इंटेलिजेंस है वो भी पीछे रह जाती है, लेकिन जब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हावी होती है, जब आप बिल्कुल अकेले होते हो, तो वो शायद बहुत काम आती है। वो भी अगर हम बचपन से ही डेवलप करें, मेरा ऐसा मानना है, मैं सही हूं या नहीं पता नहीं, शायद ये भी बिल्कुल बहुत नहीं, बड़ा आजकल संबल बन सकता रिसर्चर्स है। कह रही हैं ये कि आप कल्चरल, ट्रेडिशनल, रिलीजियस आइडियोलॉजीज को भी स्ट्रेंथन करके आप सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। Yes. अच्छा बिल्कुल। तन्वी, ठीक है, ओके, बहुत थैंक यू, बढ़िया, थैंक तुमने क्वेश्चन किया और जवाब भी खुद दे दिया। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर रामजी लाल, Hello. प्लीज Thank you very much. नाउ। Before giving thanks, I would like to put some questions, some ideas before Dr. Chinu, a well-renowned counselor, psychotherapist, well known in the country, and she has a very vast experience in the field of mental health. And very rightly, she has presented a holistic view of health, mental health particularly, giving the example of Dr. Aruna Bruta, how the culture influences the mindset of the people. मैं एक दो बात कहना चाहूंगा कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, जो कुछ हमारे व्यूज हैं, वो हो सकता है कि आप सभी उससे सहमत ना भी हो, फिर भी हमारे व्यूज हैं जिसको मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूं कि हम जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, साइकोथेरेपी की बात करते हैं, डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो हम उन शहरों की बात करते हैं, बड़े शहरों की बात करते हैं, अर्बन एरियाज की बात करते हैं, लेकिन हम उन रूरल एरियाज को भूल जाते हैं जो कि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का सेगमेंट वहां पर है, और उसकी क्या दशाएं हैं वो उसके बारे में थोड़ा सा हम
उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक वैसे ही है जैसे अगर पूरे इंडिया को हम कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं तो हम दो प्रकार से कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं। एक तरफ बड़े बड़े शहर है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास है, दिल्ली है, कॉर्पोरेट सिटीज हैं, बड़ी बड़ी सिटीज हैं, और एक तरफ वो झुग्गी झोपड़ियां हैं, गांव हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिया। देयर इज वन इज सुपर इंडिया and there is mother India. So rural people, they belong to mother India, and I consider that the mental health situations are mostly neglected in those areas. One thing, आपने एक बात आपने कही कि जैसे अरुणा ब्रूटा जी ने कहा कि वो काला टीका लगा ले तो उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, और कल्चर के प्रभाव को आपने बताया, और उसको अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन, साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने उसको रिकॉग्नाइज किया उस बात को। आपको याद होगा कि जब हम बात करते हैं हीलिंग की, और जब हम स्पिरिचुअल हीलिंग की बात करते हैं, तो आप सोचिए उन गांव में जो लोग रहते हैं उनके पास तत्काल कोई साइकोथेरापिस्ट नहीं मिल पाता, कोई इस तरह का साइकोलॉजिस्ट नहीं मिल जाता, न उसकी अप्रोच मेंटल हॉस्पिटल तक हो पाती है, न वो कहीं किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कर पाता है। उसके लिए तो उसके पास आस पास जो है वही उसकी मदद करता है। उसमें भी कुछ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें हैं। कुछ इस तरह के झाड़ फूंक वाले हैं जो उसको मिसगाइड भी करते हैं, लेकिन उसमें कुछ स्पिरिचुअलिटी वाले स्पिरिचुअल लीडर्स भी हैं जो उनकी मदद भी करते हैं। और साइकोथेरापिस्ट ने भी यह बात कही कि उन कंडीशंस में हमको उन स्पिरिचुअल पीपुल की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस को मैनेज करने में वे जो अपने नॉलेज का उपयोग करते हैं, वो जिस प्रकार से अपने अभी आपने जातक कथाओं और पंचुष की बातें की, बहुत सी कहानियों के माध्यम से, प्राचीन कहानियों के माध्यम से, महाभारत, उपनिषद और गीता से उदाहरण लेकर के अब आप खुद बताएं कि अब तो स्थिति ये हो गई है कि हमने देखा है मैनेजमेंट के लोगों को जो स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में दिखा रहे हैं, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात शुरू करते हैं महाभारत के उस स्थान से जब अर्जुन विषादग्रस्त हैं और कृष्ण उनको उपदेश दे रहे हैं, और शायद स्ट्रेस मैनेजमेंट का उससे और दूसरा कोई उदाहरण नहीं है, और वो उसको लेकर के वो अपनी बात शुरुआत करते हैं। जब स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो जो स्पिरिचुअल लीडर जो गांव में हैं, वो अपने उन उदाहरणों के माध्यम से उनको एक उनके स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। अभी जैसे तन्वी ने यह बात कही कि एक भगवान का भय, एक उस तरह की चीजें आदमी को सुसाइड करने से रोकती हैं। आपको याद होगा कि एक पहले एक एग्जाम्पल दिया जाता था, उसको भले बड़ा कंजर्वेटिज्म कहा जाता था कि साहब जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे, इस जन्म में अगर नहीं तो अगर ऊपर जाएंगे तो क्या जवाब देंगे, वहां हमको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। और मैडम आपने तो नहीं देखा होगा, या देखा हो तो नहीं कर सकता, कभी कभी हम लोग नाई की दुकान पर देखते थे तो एक कैलेंडर हुआ करता था करनी भरनी का, जिसमें वह दिखाया जाता था कि अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो यमराज के दूत उसको उसकी सजा दे रहे हैं। वह सच बताएं कि वे सब चीजें लोगों के मानसिक स्तर को प्रभावित करती थी और उनको कुछ गलत कार्य करने से रोकती थी, कि भगवान का भय था। और आज जो स्थितियां खराब हो रही है पूरी, कि हमारे अंदर से फियर खत्म होता जा रहा है, ना हमको कानून का भय रह गया है, ना हमको भगवान का भय रह गया है, सामाजिकता का जो भय था वह भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसलिए ये सारी सिचुएशंस पैदा हो रही है। तो हमको उन मेंटल हेल्थ के लिए जब हम बात करते हैं तो उनको
भी हमको अपने कंसिडरेशन रखना चाहिए। और हम थोड़ी कम्युनिटी साइकोलॉजी की बात हम लोग करते हैं कि कैसे कम्युनिटी अवेयरनेस पैदा की जाए, कैसे लोगों के बीच में जो मिसकॉन्सेप्शंस है उन मिसकॉन्सेप्शंस को दूर किए जाएं। तो उसमें हम प्रयास कम्युनिटी काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ सेंटर्स इस्टेब्लिश कर दिए हैं जिसके माध्यम से हम लोग को जिस तरह के इंटरवेंशन प्रोग्राम चला करके कोशिश कर रहे हैं कि वो दूर हो। दूसरी बात जो आपने कही, अभी आपने बुद्धिस्ट मॉन्क की बात कही और वो उनके यहाँ जा करके उन्होंने कुछ इसकी बात की, और अभी आप क्लास कल्चरल साइकोलॉजी में आप जा रही हैं और वहां पर आप बात करेंगी। मैं यहाँ आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। बुद्धिज्म हमारे इंडिया की ओरिजिन है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने ही अपनी ओरिजिन को बहुत मिनिमाइज कर लिया, उसको हमने इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेकिन मैसाचुसेट्स में एक इंस्टीट्यूशन है बुद्धिज्म का, और वह एक जर्नल निकालता है, इनसाइड जर्नल, जिसमें जो बुद्धिज्म के जितने कंपोनेंट्स हैं धम्मपद के, उनका एक बहुत बड़ा व्यापक अध्ययन उनके यहाँ किया जाता है, और तमाम लिटरेचर है, डॉक्यूमेंट्स है, सारे चीजें हैं। उस इनसाइड जर्नल के एक इश्यू में मैंने पढ़ी थी एक बात बहुत पहले, कि हम अपने कल्चर की बात करना चाह रहे हैं कि कैसे इंडियन कल्चर जो है वह हमारे पूरे विश्व को प्रभावित कर सकती थी। कार्ल जुंग वाराणसी आए हुए थे और यही के कोई साइकोलॉजिस्ट उनके साथ थे, और कार्ल जुंग यहाँ के बुद्धिस्ट फिलॉसफी को देखते हुए पूरा अध्ययन करने के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था, कहा था, अभी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, कि इंडियन बुद्धिस्ट साइकोलॉजी के आधार पर आने वाले वर्षों में इंडिया लीड करेगी पूरे साइकोलॉजी के वर्ल्ड में बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स के आधार पर। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने कल्चर को ही मिनिमाइज करते रहे और नहीं करते रहे। दूसरी बात जो मुझे कहनी थी, अभी सुसाइड की बात आपने बहुत अच्छा की है, और ये अभी कितने लाख लोग मर जा रहे हैं, सारा कुछ है। हम एक सेगमेंट की बात करना चाहेंगे, केवल एडोलेसेंट्स की बात हम करना चाहेंगे, और आप वाकिफ हैं कि आखिर क्या बात है कि कोटा में पढ़ने वाला स्टूडेंट, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वह सुसाइड कर ले रहा है। 20-22 साल के जो यंगस्टर्स हैं वो सुसाइड कर ले रहे हैं। अभी हाल में जो कोटा में सुसाइड हुई है, जिसमें उस लड़की ने अपने पेरेंट को लिखा कि मम्मी और डैडी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तक नहीं पहुंच रही हूँ, जिसके नाते मैं अपने आप को सुसाइड कर रही हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि सुसाइड के लिए जो पॉजिटिव ट्रेनिंग की बात आपने कही, बजाय उस स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करने के, सबसे ज्यादा जरूरी तो पेरेंट्स की काउंसलिंग जरूरी है। इसीलिए आजकल पॉजिटिव पेरेंटिंग की बात हो रही है, और प्रोफेसर सक्सेना साहब चूंकि नहीं है इस समय, चले गए हैं, नहीं तो वो पॉजिटिव पेरेंटिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल वो प्रस्तुत करते हैं, और वो प्रयास भी कर रहे हैं कि पॉजिटिव पेरेंटिंग के माध्यम से बच्चों के अंदर जो नेगेटिविटीज पैदा हो रही हैं उनको कम किया जाए, और शायद उनको एक अच्छे नागरिक के रूप में हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ अपने विचार थे, हो सकता है इससे आप सहमत हो ना सहमत हो, फिर भी ये मैं कहूँगा कि ये सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत लाइवली रहा, और बहुत डॉक्टर प्रमोद कुमार साहब को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने एक ऐसा फोरम बनाया है जहाँ पर कि लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिल रहा है। और मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से उन्होंने अपना समय निकाला, और बहुत ही इल्यूमिनेटिंग और बहुत ही सारगर्भित आपके व्याख्यान रहे,
और इसमें देख रहा हूँ डॉक्टर कुमुद श्रीवास्तव भी हैं जो कि काउंसलिंग को लेकर के ही चल रही हैं, और वो काउंसलर हैं सीबीसी के। तो लोग लगे हैं, चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा हो, चाह रहे हैं लोग कि बच्चों में एक पॉजिटिविटी डेवलप हो। लेकिन हम फिर मैडम एक बात मैं कहना चाहूंगा कि क्या बात है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी की जब बात आती है तो हम वही पुराने कॉन्सेप्ट को, उनके ग्रेटिट्यूड, उनके फॉरगिवनेस, उनके कंपैशन, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को ले करके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमने एक कॉन्फ्रेंस में एक पेपर हमने प्रस्तुत किया डॉक्टर राम जी थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे। डॉक्टर चीनू का कहीं और शेड्यूल है 6 बजे से, तो हम लोग डॉक्टर चीनू को फिर बुलाएंगे आगे से, तो फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। कई टॉपिक इनसे कराने हैं, जैसे गीता साइकोलॉजी पे भी बात करनी है, पेरेंटिंग पे बात करनी है, इनको हम लोग बुलाएंगे। तो थोड़ा सा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो मैं हमने ये कहा था मैडम कि ये जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के, हमने एक पेपर दिया था, पॉजिटिव साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स इंटरप्रेटेड इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। आप बताइए, हम फॉरगिवनेस की बात हम पॉजिटिव साइकोलॉजी से लें कि क्षमा की बात हमारे कल्चर में दी गई है, हमारे गीता में, हमारे मिशन में है। हम संतोष की बात, हम कंटेनमेंट की बात हम पॉजिटिव साइकोलॉजी से लें कि संतोष की बात हम अपने इंडियन कल्चर से लें, क्योंकि हमारी तो संस्कृति ही संतोष की है। गजधन बालधन और रतन धन खाद, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। और संतोष ही जो है जो स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे बड़ा साधन। तो मेरा मतलब कहने का था कि हम इंडियन कॉन्सेप्ट्स को भी, उन पॉजिटिव साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट जो आज बड़ा पॉपुलराइज हो चुका है, तो उसको इंडियन पर्सपेक्टिव में भी उसको हम उसको एनालाइज करने के बाद सोचे, और हमारे यहाँ जो था, हमारी अपनी जो साथी है, उसको भी कुछ प्रमोट करने का प्रयास करें। और जब क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी के कॉन्फ्रेंसेस में आप जाएं, देखें, तो कुछ हम लोगों की बातें भी हो कि इंडियन कल्चर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन हमारा है, उसको भी हम लोग प्रमोट करने की बात करें, तो शायद हो सकता है कुछ अपने इंडियन साइकोलॉजी की भी बात को डेवलप हो। और मैं आप सबको, जितने पार्टिसिपेंट हैं, सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। और प्रमोद कुमार साहब विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने हम लोगों को यह मौका दिया कि हम लोग डिस्कशन और डेलिब्रेशन कर सकें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Thank you so much, everyone. Thank you. तीनों आपको फिर देखना चाहेंगे। आशीष क्लोज कर दो। सर ये आपके एंड से क्लोज होगा, क्योंकि होस्ट आप थे ना, तो आपके एंड से क्लोज होगा ये। ओके सर। नाउ थैंक्स टू ऑल। नाउ आज का जो है इस वेबिनार को हम लोग बंद करते हैं। फिर हम लोग सेकेंड संडे को मार्च में मिलने की कोशिश करेंगे, या बीच में कोई स्पीकर आ जाता है तो फिर हम आपको इनवाइट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।